अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मैदे की जलन, मैदे की तेज़ाबियत यानी हार्ट बर्न के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हार्ट बर्न का इलाज बगैर मेडिसिन के भी किया जा सकता है। तो हार्ट बर्न को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर बिलाल हसन मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और हार्ट बर्न के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो मैदे की जलन है, मैदे की तेज़ाबियत है, ये आखिर है क्या? मैदे में ऐसा क्या इशू आता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? मैदे की जलन को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि खाने का सिस्टम कैसे काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह के ज़रिए से खाना दाखिल होता है ग़िज़ा की नाली में, और फिर ग़िज़ा की नाली से हरकत करता हुआ मैदे में चला जाता है। ग़िज़ा की नाली और मैदे के दरमियान में एक बैरियर मौजूद होता है जिसको वैल्व या स्फिंक्टर कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये खाने को मैदे से वापस ग़िज़ा की नाली में नहीं आने देता। अब खाना जब मैदे में चला जाता है, वहाँ पे मौजूद होता है तेज़ाब, जिसको हम HCl कहते हैं, वो खाने को हज़म करता है। जब तक ये वैल्व जो है, ये बैरियर जो है ठीक काम करता रहता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये वैल्व कमज़ोर हो जाए तो ये जो तेज़ाब पड़ा हुआ है मैदे वाला, ये मैदे से निकल कर वापस ग़िज़ा की नाली में आना शुरू कर देता है। अब ग़िज़ा की नाली में जब ये आएगा तो ग़िज़ा की नाली को इरिटेट करना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स, यानी कि एसिड का वापस बह जाना। अब ये एसिड जो है इवन मुंह तक भी आ सकता है। अब इस नाली में इरिटेशन की वजह से हमें जो है ना हार्ट बर्न फील होगा, सीने में जलन फील होगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैदे की तेज़ाबियत हो गई है, या जिसे हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है। तो सर ये बताएं कि ये जो मैदे की जलन का मरीज़ है, इसको मैदे की तेज़ाबियत के अलावा कोई और अलामात भी आती हैं? जी बिल्कुल, हार्ट बर्न के अलावा और भी बहुत सी अलामात आ सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि वैल्व कमज़ोर हो जाता है। तो एसिड अगर वापस आ सकता है तो खाने के पार्ट्स भी तो आ सकते हैं। इवन मुंह के अंदर लिक्विड भी महसूस हो सकता है, और इंसान को ऐसा भी फील हो सकता है कि जैसे उसके गले में कोई चीज़ अटक गई हो। इसके अलावा उसको निगलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इवन छाती के अंदर दर्द भी हो सकता है, या पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द महसूस भी हो सकता है। इसके अलावा मुंह से स्मेल भी आ सकती है अजीब तरह की। इसके अलावा अगर नाइट के टाइम में रिफ्लक्स होता है तो उसका नुकसान ये होता है कि ये हमारे सांस के सिस्टम में जा सकता है। अगर सांस के सिस्टम में जाएगा तो खांसी हो सकती है, और जो सांस के सिस्टम की नाली हैं उनकी सोजिश भी हो सकती है। इवन सीटी की आवाज़ भी आ सकती है। जैसे एज़मा के जो मरीज़ होते हैं उनको अलामात आती हैं, उस तरह की मिलती जुलती अलामात भी आ सकती हैं। तो सर ये बताएं कि जो मैदे की तेज़ाबियत है, ये किन ख़ास चीज़ों की वजह से बढ़ सकती है? इनके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो बता दें। एसिडिटी के कई रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ टारगेट करती है वो है वज़न का बढ़ना। अगर आप ओवरवेट हैं, आहिस्ता आहिस्ता एसिडिटी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी एसिडिटी का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली एसिडिटी तो नहीं होती, लेकिन अगर पहले से एसिडिटी मौजूद है तो उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी, या अल्कोहल ड्रिंक करने से या काफ़ी पीने से भी एसिडिटी का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जो स्पाइसी खाने ज़्यादा खाते हैं, जिनमें मसाले बहुत ज़्यादा हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, उनमें भी एसिडिटी का रिस्क बढ़ जाता है। या वो लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं, उनके अंदर भी रिस्क बढ़ जाता है। या लेट नाइट खाना खाने से भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे पेन किलर है, डिस्प्रिन वगैरह, अगर आप मुसलसल यूज़ करते रहते हैं तो ये भी एसिडिटी की वजह बन सकती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एसिडिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या सर मैदे की तेज़ाबियत को हम बगैर दवाइयों के एहतियात के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एसिडिटी को अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो अपनी हैबिट से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी मिथ है कि हमें जो ही मसला होता है हम फ़ौरन मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस चीज़ की वजह से एसिडिटी हो रही। अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी एसिडिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। जैसा कि स्मोकर्स हैं, उनको स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं उससे अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप ओवर ईटिंग ना करें, और लेट नाइट आप खाना ना खाएं, और खाना खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें। आप अपना हेल्दी वज़न मेंटेन करें। अगर आप ओवर वेट होते जाएंगे तो उससे आपको एसिडिटी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सबसे बेस्ट एडवाइस ये होती है कि आप अपने जो बेड है उसकी जो हेड साइड है उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखें, यानी थोड़ा सा ऊंचा रखें। उसके नीचे आप ईंटें रख लें या कोई भी चीज़ रख लें ताकि वो दूसरे हिस्से से थोड़ा सा ऊंचा रहे। इससे भी आपको एसिडिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसके अलावा जब आप सोते हैं तो आप अपनी लेफ़्ट साइड पर लेटें। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप एसिडिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर एक इंसान मैदे की तेज़ाबियत का मरीज़ है
और वो दवाइयाँ भी नहीं लेता, एहतियात भी नहीं करता, तो फ्यूचर में इससे उसे क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया है कि आप अगर एहतियात करते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो काफ़ी हद तक आप एसिडिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसिडिटी पे कंट्रोल भी नहीं कर रहे, अपनी हैबिट्स भी नहीं ठीक कर रहे और फिर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते प्रॉपर, तो फिर हो सकता है कि ये एसिडिटी बढ़ जाए। और एसिडिटी बढ़ने का नुकसान ये होगा कि हमारी जो ग़िज़ा की नाली है, उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर ये कई वीक्स तक सिस्टम चलता रहता है, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको हम गर्ड भी कहते हैं। और अगर हम इसका भी ट्रीटमेंट नहीं कराते, प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते, तो ये मज़ीद बढ़ता जाएगा और एक हम कहते हैं मेडिकल टर्म में बैरेट एसोफेगस बन जाती है। और अगर इसको भी ट्रीट प्रॉपर ना किया जाए तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले एहतियात फॉलो करें। आप जितने भी आपके ख़तरनाक रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, पहले उनको अपनी लाइफ से साफ़ करें। फिर भी नहीं ठीक होती तो फिर आप मेडिसिन लें और आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, ताकि आपको ये फ्यूचर में बहुत ख़तरनाक डिजीज़ तक ना ले जा सके। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आई होप सो कि जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वेलकम, जज़ाकल्लाह। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।